सभी मित्रों को नमस्कार। मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। 2001 से लेकर के 2021 तक यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम में चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, सामान्य अध्ययन के पेपर में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपको यहां से लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। दोपहर में आपको एक वीडियो मिला था जिसमें हमने प्राचीन भारत के प्रश्नों को देखा था। ये वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट है। 53 क्वेश्चंस तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2001 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जितने क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज इस वीडियो के साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता जैसी जो प्रथा थी, दास प्रथा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वो नहीं थी। ये किस ग्रंथ में बताया गया है या किस ग्रंथ से इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है आपको इंडिका नामक ग्रंथ थे और इंडिका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपने देखा था पिछली वाली सीरीज में, वहां पे भी आपको देखने को मिला था। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक में तत्कालीन भारतीय समाज का 7 श्रेणियों में विभाजन किया गया है। वे 7 श्रेणियां कौन कौन सी थी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। इसमें कहीं पे भी दासों के बारे में कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो इस वजह से इंडिका इस बात का प्रमाण है कि उस टाइम पर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। लघु वेद की संज्ञा किस तमिल ग्रंथ को दी जाती है? कौन सा तमिल साहित्य का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको लघु वेद अथवा पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका कुराल ग्रंथ। ये एक तमिल ग्रंथ है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। कुराल की रचना किसने करी थी? कुराल की रचना करी थी तिरुवल्लुर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासनकाल में कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले व्यक्ति को कहा जाता था टोट्टवरियम। ठीक है, टोट्टवरियम ये क्या करता था? जो भी बाग बगीचे होते थे उनसे जुड़ा हुआ जो भी प्रशासन होता था, उनकी देखरेख होती थी, उसका ये मुखिया हुआ करता था। ये वरियम जो शब्द है इसके पीछे, ये वरियम का मतलब है, हिंदी में आप समझें तो इसको समिति कहा जा सकता है। तमिल लैंग्वेज में इसको वरियम कहते थे, हिंदी में इसको आप समिति से जोड़ सकते हैं। तो वरियम मतलब समिति। तो जो समिति होती थी उस समिति के सदस्य जो होते थे उनको बोला जाता था वारिय पेरू मक्कल। वारिय पेरू मक्कल, क्योंकि ये तमिल साहित्य की बात हो रही है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री की बात हो रही है, तो इसमें नाम जो है थोड़े ऐसे आ जाते हैं जिनको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी क्लिष्ट भाषा लगती है। क्योंकि हम हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हमको साउथ, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा लगेगी। तो वरियम समिति को कहते थे। समिति के सदस्यों को वारिय पेरू मक्कल कहा जाता था। इस वरियम में कुल मिलाकर के कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे, मतलब 30 वारिय पेरू मक्कल होते थे। और इन 30 सदस्यों का विभाजन किस तरीके से होता था? इन 3 सदस्यों में से 12 सदस्य जो होते थे वो वार्षिक समिति से जुड़े हुए होते थे। वार्षिक समिति को क्या कहा जाता था? संवत्सर वारियम। संवत्सर यानी वार्षिक, वारियम यानी समिति। संवत्सर वारियम जो होती थी ये वार्षिक समिति होती थी। इसमें 12 सदस्य होते थे। 12 सदस्य ही किसमें होते थे? आपकी उद्यान समिति में होते थे। और बचे हुए 6 सदस्य ये एरियवारियम नामक समिति में होते थे। इस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो था धौलावीरा नगर। याद रखेंगे, धौलावीरा नगर जो था ये 3 भागों में विभाजित था। बाकी जो प्रमुख नगर देखे जाएं वो 2 भागों में विभाजित थे। धौलावीरा की खोज किसने करी थी? 1991 के आसपास आर.एस. बिस्ट के द्वारा धौलावीरा नगर की जो खोज थी वो की गई थी और इसका उत्खनन कराया गया था, इसकी खुदाई की गई थी। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में अवस्थित है वर्तमान अगर स्थिति के आधार पर इसको देखें। गोपथ ब्राह्मण ये किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसी का नाम है गोपथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने और अन्य वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके भी नाम लिख दिए हैं। तो गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2। उनके नाम क्या क्या हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद जो हमारा वेद है उसके ब्राह्मण कितने हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
ठीक है। तैत्तरीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इस तरीके से याद रखेंगे। सामवेद जो है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि पंचविश ब्राह्मण को ही तांड्य ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रंथों के नाम हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तरीय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में बात करें तो पंचविश, जिसको तांड्य भी कहा जाता है, इसके साथ साथ जैमिनी, आर्षीय और षड्विश, ये सारे जो है क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो गोपद ब्राह्मण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसमें से जो है आप बाकी के वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी याद रखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित था, ये गुजरात में स्थित था। 5वीं से 8वीं सदी तक जो वल्लभी थी, ये मैत्रक वंश की राजधानी रही थी। मैत्रक वंश की संस्थापना किसने की थी, भट्टारक के द्वारा की गई थी। और वल्लभी जो था, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो वल्लभी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से जुड़ी हुई शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तत्कालीन समय में जाना जाता था। ये जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाती है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे स्थित है, तो ये कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ है, ये लोनावला महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो है हीनयान से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दिखाई दे रही होगी। हीनयान अवस्था का विशालतम चैत्यगृह ये कार्ले है। इसके अलावा भी हीनयान से संबंधित अन्य चैत्यगृहों के नाम देखे जाते हैं, जैसे भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, बेटसा। सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पे है, ये राजगृह में थी। सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी 483 बीसी में। और यहाँ पर जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जो बुद्ध के जो उपदेश थे, मतलब उनकी शिक्षाएं जो थी, उन्होंने जितनी भी टीचिंग्स दी थी, उनके जितने भी विचार थे, उन विचारों का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति में ही। और 2 भागों का विभाजन जो होता है उनकी शिक्षाओं का 2 भागों में, वो किस किस नाम से होता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे त्रिपिटक होते हैं इसमें, ठीक है, 3 पिटक हैं, पूरे बुद्ध के जो भी उपदेश हैं वो 3 पिटकों में संकलित हैं। 2 के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक और है। तो ये जो सुत्त पिटक और विनय पिटक थे, ये प्रथम बौद्ध संगीति में जो है इनकी, या तो ऐसे मान सकते हैं आप, इनकी रचना हुई थी, या फिर बुद्ध के उपदेशों का 2 अलग अलग जगह पर विभाजन हो गया था। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी, ये होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल वंश की स्थापना किसने करी थी, नृप काम द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, भाई प्राचीन टाइम में तो इसको द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, वर्तमान नाम इसका हलेबिड है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, इसकी जानकारी किस स्तंभलेख से मिलती है, तो ये भितरी स्तंभलेख से मिलती है। भितरी स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, गाजीपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में ही एक स्थान है जिसका नाम है भितरी। ठीक है, और उसी स्थान के नाम के आधार पर इस स्तंभलेख का नाम भितरी स्तंभलेख रख दिया गया था। हूणों का पहला आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, 455 ईस्वी के आसपास। और ये किसके टाइम में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हर्ष से जुड़ा हुआ था। हर्ष की रचनाएं, हर्ष की जो रचना है प्रमुख रूप से 3 रचनाएं देखने को मिलती हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये नाटक विधा से संबंधित है। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हाथीदांत से बना हुआ पैमाना किस स्थान से मिला है, तो ये लोथल से मिला है, याद रखेंगे। लोथल जो है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यहाँ से यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन पूछता है। लोथल की खोज 1954 में करी गई थी SR राव के द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। और ये जो है इसकी अगर देखें लोकेशन कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख पत्तन नगर जो था वो लोथल ही था, बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। यहीं से हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा व्यापार जो है वो संचालित होता था। इसके साथ साथ लोथल से कुछ अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे धान की भूसी यहाँ से मिली है, बाजरे का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, फारस की मुहर मिली है यहाँ से। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता का फारस के साथ में अच्छा खासा व्यापार चलता होगा। घोड़े की एक छोटी मृड़ मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है, और 3 युगल यानी जोड़े के साथ में, ठीक है, 2-2 आदमियों को दफनाया जाना, वो होता है युगल। ठीक है, तो 3 युगल समाधियों का जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष हराया था, तो ये समय था 305 बीसी का, ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट।
युद्ध का वर्णन किसने किया है? ये एपियानस नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। हालांकि इस ग्रंथ का नाम मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी भैया, कहीं पे भी नहीं मिला है। ठीक है, तो इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक विद्वान ने किया है। युद्ध के बाद में ये बताया जाता है कि इन दोनों में क्या हो गई थी, संधि हो गई थी, अलायंस हो गया था। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया, जिसको वर्तमान में कांधार कहते हैं, एरिया, जिसको वर्तमान में हेरात कहा जाता है, जैड्रोसिया, पेरोपनिसडाई, ये जो प्रांत थे ये चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे, यानी संधि कर ली युद्ध के बाद में और उसको कुछ प्रांत सौंप दिए। इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम हेलेना था, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया था। और इसके साथ साथ उसने अपना एक राजदूत, जिसका नाम मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका लिखी थी, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे, तो ये जो राजदूत था ये इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। कौन सी हिंदी रचना पहले लिखी गई थी? ठीक है, ये देखिए उसमें से मेडाइवल हिस्ट्री में से घुस गया है इसमें क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। जैसे रचनाओं के नाम, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये भाई साहब कोई नहीं बना सकता इसको, कोई मैं गारंटी देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें से क्योंकि क्या है कि एक दो जो रचनाएं हैं, जैसे आपको ये पता होगा पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद साइदी, बहुत पॉपुलर पुस्तक रही है, मूवी वगैरह भी इस पर बन गई है, तो इनके नाम पते हैं। बाकी ये जो मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, क्योंकि आप अगर साहित्य में घुसोगे, चाहे मध्यकालीन साहित्य में, चाहे आप प्राचीन साहित्य में घुसोगे, प्राचीन भारत के में, तो वहाँ पे कुछ जो पार्टिकुलर बुक हैं जो अक्सर आप देखते हैं प्रश्नों में दिखाई देती हैं, क्वेश्चंस में जो देखने को मिल जाती हैं, किताबों में देखने को मिल जाती हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर से जो चीज़ें हैं वो लगभग सबको पता होती हैं, लेकिन इतने अंदर जाकर के साहित्य को टटोलना और उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना बिल्कुल एक तरह से मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाउंसर टाइप के होते हैं। इसमें से सिर्फ इस नाम को निकाल दिया जाए पद्मावत वाले को, बाकी सब बाउंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मृगावती, इसमें बताऊंगा इसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना बड़ी मुश्किल की बात होती है, और इनको ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं वो छोड़ के ही आते हैं, मतलब कोई करता नहीं है, इन पर रिस्क नहीं लेना चाहता, नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है। मृगावती 1503 में लिखी गई थी कुतुबन के द्वारा, मधुमालती 1545 में लिखी गई थी मंझन के द्वारा, पद्मावत आपको पता होगा 1540 मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, इंद्रावती 1743 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। अब ये जिससे अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बाउंसर है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कोई नहीं बना पाता, वो छोड़ के ही आते हैं कि अगर 4 सभ्यताओं के नाम दे दिया आपको, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, अब इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। ठीक है, अब ये जो है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। और हालिया पेपरों को अगर आप देखेंगे आयोग के, तो आयोग ऐसे ही जगह से क्वेश्चन पूछता है। आप जैसे कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते होंगे, ध्यान से अगर देखिएगा, इस पर गौर करके देखिएगा, अभी हालिया 1-2 साल में जितने भी पेपर हुए, चाहे पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें, आरओ का पेपर जैसे 2021 में हुआ था, उसमें भी आप अगर देखें तो आयोग के जितने पेपर हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी मतलब गौर करने वाली नज़र आएगी, और वो ये आएगी कि आयोग जो प्रश्न पूछ रहा है, हम जो किताबें पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री की जैसे आपकी जो एस.के. पांडे हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी है, तो इस तरह की बुक्स को हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हमें नहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं किताब में तो हमको लगता है यार यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाएगा, वहीं से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है। मतलब आजकल क्या हो गया है कि जो सामान्य चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो कोई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट को ले लें आप, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में से जो जो अच्छे अच्छे मूवमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रचलन में रहते हैं, हर एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग सभी को उनके बारे में पता होता है, ऐसे मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्रांतिकारी है, कोई आंदोलनकारी है, उसके ऐसे नाम जो बड़े बड़े नाम हैं, मतलब जो जाने पहचाने नाम है जिनके बारे में दरअसल सबको पता होता है, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। कोई ऐसा नाम निकाल करके देगा वो जिसका सुना ही नहीं होगा हमने कभी भी, और बहुत सारी किताबों में भी नहीं दिया होगा। तो ये थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है। आप जैसे अपनी बुक से पढ़ रहे हो तो विशेष रूप से ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें कि जो बिल्कुल विचित्र टाइप की लग रही हो, आपको थोड़ा अलग लग रहा हो, जो आपने कभी सुना नहीं हो, तो उस चीज़ को एक जैसे एक छोटी सी कॉपी बना के रखें, और जो ऐसे पॉइंट हैं जो आप भूल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अब तक नहीं सुनी थी, आपने ये चैप्टर मान के चलो कभी पढ़ा और उसमें वो चीज़ आपको नहीं मिली कभी, और पहली बार कोई चीज़ ऐसी स्पेशल टाइप की नज़र आ रही है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आजकल ऐसी ही जगहों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एज़टेक, माया सभ्यता, मुइस्का, इंका, इसको उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाना है। तो एज़टेक सभ्यता जो है, ये क्रम मैंने पहले से ही लगा रखा है। एज़टेक सभ्यता जो है ये मैक्सिको में,
मैक्सिको से रिलेटेड है। माया सभ्यता ये मध्य अमेरिका की सभ्यता है। इसमें मुख्य रूप से दक्षिणी मैक्सिको, युकाटन, प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला, बेलीज, उत्तरी अल सल्वाडोर, ये सारे देश जो है इस माया सभ्यता के अंतर्गत आते थे। मुइस्का जो है ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया क्षेत्र की सभ्यता है। इंका सभ्यता जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो है ये पाई जाती थी। पेरू, इक्वाडोर, चिली, पश्चिमी अर्जेंटीना, ये देश जो है इस सभ्यता के अंतर्गत आते थे। अब मैं अपनी मतलब यहाँ पे महिमा मंडन करूँगा, ये क्वेश्चन मैं बना लूँगा भाई, मुझसे भी नहीं बनेगा, मैंने भी नहीं पढ़ा था, है ना। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, निकाल रहा था, तो मुझे भी देखने को मिला तो बड़ा विचित्र सा लगा। हालांकि सभ्यताओं के नाम सुने थे, लेकिन ये किस किस पार्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड है ये मेरे को बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बाउंसर ही जाते हैं और दरअसल नहीं बना पाता कोई भी। बुद्ध द्वारा रूपांतरित या फिर बौद्ध धर्म में दीक्षित जो अंतिम व्यक्ति था उसका नाम क्या था? सुबुद्ध था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बुद्ध का सबसे ज़्यादा प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद था। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इससे पहले जो महात्मा बुद्ध थे वो इस बात के पक्षधर नहीं थे कि संघ में स्त्रियों को सम्मिलित किया जाए, ठीक है। और इस संबंध में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि अगर इस धर्म में अगर स्त्रियां सम्मिलित नहीं होंगी तो ये धर्म जो है या इसकी जो भी दीक्षाएं हैं या शिक्षाएं हैं वो हज़ारों वर्षों तक अस्तित्व में रहेंगी। लेकिन अगर इसमें महिलाओं का भी आगमन हो गया तो ये धर्म जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ऐसा जो है कोट किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार पूछी भी गई है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो वो आनंद थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख में किसका लेख मिलता है? तो देखिए इसमें जहांगीर का भी लेख मिलता है, ऑप्शंस दे रखे थे उसमें से जहांगीर का लेख भी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहांगीर और समुद्रगुप्त एक ही समय के व्यक्ति थे, वो प्राचीन भारत से रिलेटेड है, ये मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि वो चलता आ रहा था पहले से ही। तो क्योंकि अकबर ने, जब अकबर का शासन चल रहा था तो अकबर ने इस प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ लेख था इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, और आपको पता था जहांगीर अकबर का पुत्र था, तो इस वजह से इसी स्तंभ लेख पर उसने अपना भी लेख जो है वो खुदवा दिया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात यहाँ पे हो रही है, ये हरिशेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी स्तंभ लेख की। जहांगीर का लेख, इसके साथ साथ अशोक की रानी थी जिसका नाम था कारोबाकी, उसका लेख और अशोक का एक डायरेक्शन निर्देश इसी प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर खुदा हुआ है। याद रखेंगे 3 लोगों के लेख भी इस पर खुदे हुए हैं। कौन कौन से? जहांगीर का, अशोक की रानी कारोबाकी का और अशोक का निर्देश, ठीक है। ये मूलतः कहाँ पे था? ये कौसाम्बी में स्थापित था, बाद में इसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया था। शासक और उनसे जुड़ी हुई मुद्राएं, जैसे कुषाणों ने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाणों ने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई? कुषाणों ने सर सोने की चलाई और तांबे की मुद्राएं चलाई। स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं कुषाणों के द्वारा चलाई गई थी। गुप्तों के द्वारा स्वर्ण और रजत मुद्राएं चलाई गई थी। याद रखेंगे सोने और चांदी की मुद्राएं गुप्तों के द्वारा चलाई गई थी, इन्होंने ताम्र मुद्राएं नहीं चलाई थी, और कुषाणों ने रजत मुद्राएं नहीं चलाई थी। स्वर्ण मुद्राएं दोनों ने चलाई थी। कुषाणों ने स्वर्ण के साथ में ताम्र मुद्राएं चलाई, गुप्तों ने स्वर्ण के साथ में रजत मुद्राएं चलाई। सातवाहनों की बात करें तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे। सातवाहनों में सबसे इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, तो सातवाहनों ने चलाए थे। इसके साथ साथ इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, पोटीन जिसको कांसा कहा जाता है उसके सिक्के चलाए। स्वर्ण मुद्राएं सातवाहनों के द्वारा नहीं चलाई गई थी, याद रखेंगे सातवाहनों के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई गई थी, इन्होंने चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन की मुद्राएं चलाई थी। कलचुरी वंश के शासकों ने सोने की, चांदी की और तांबे की तीनों तरह की मुद्राएं चलाई गई थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्तों ने। दोनों में फ़र्क है। वो कह रहा है ऊपर वाला कि सबसे ज़्यादा शुद्धता में, प्योरिटी में, प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। संख्या के हिसाब से देखें, मात्रा के हिसाब से देखें, क्वांटिटी के हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्तों ने चलाए। सोने के सिक्कों की बात हो रही है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो ये हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में आता है ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो किस शैली में बना हुआ है? आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तेली मंदिर इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था वो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था, और इसका जो इसको बनवाने में जो पैसा लगा था वो तेल के व्यापार से आया था, ठीक है। तेल का व्यापार वहाँ पे होता था, तेल के व्यापार से जो पैसा मिला था उसी पैसे को इस मंदिर में लगाया गया था और उसी पैसे से इसका निर्माण किया गया था। इसी वजह से इसका नाम तेली मंदिर पड़ा था। ग्वालियर के तेली मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं
उनकी जो नक्काशी की गई है, उनकी जो बनावट है वो उत्तर भारतीय शैली में की गई है। वास्तुकला की बात करें, जो पूरा मंदिर की जो वास्तुकला होती है, स्थापत्य कला होती है, उस वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकलाओं का मिश्रण है। और शिखर की बात करें तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है। निर्माण मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था। इसके बाद में कुछ आचार्यों के नाम हैं और उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे उनके नाम हैं। लकुलीश, इन्होंने पाशुपत जो संप्रदाय था या पाशुपत सिद्धांत था इसके बारे में बताया। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। भद्रबाहु ये जैन सिद्धांतों के आचार्य थे। गोसाल, जिनका पूरा नाम था मक्खली पुत्र गोसाल, आपने नाम सुना होगा, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। त्रिरत्न किससे संबंधित है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न याद रखेंगे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का जिक्र होता है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न का जिक्र होता है। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये अलग अलग चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अभिलेख और उनसे जुड़े हुए शासक, उनसे सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। नासिक जो अभिलेख है ये किसका है, ये किससे संबंधित है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल से जुड़ा हुआ है। भितरी स्तंभलेख ये स्कंदगुप्त का है, आ चुका है पहले भी। गिरनार जो अभिलेख है आपका ये रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है, याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, ये धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल किस वंश से संबंधित था, पाल वंश से संबंधित था। पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम का पुत्र था धर्मपाल। इसकी शासनावधि मानी जाती है 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के आसपास, यानी इसने लगभग 40 साल शासन किया था। परम सौगात की उपाधि इसने धारण की थी, किसने, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछी गई है, याद रखेंगे। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए 200 गांव दान में दिए थे, वो धर्मपाल था। सोढ़ल कवि, यानी कवि एक कवि हुए हैं, उनका नाम था सोढ़ल। सोढ़ल कवि ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी के नाम से संबोधित किया है। शासकों का कालक्रम, ठीक है। अब देखो ये है इस शासकों का कालक्रम, ये बाउंसर क्वेश्चन है। अब कोई बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी हो तो वो कर लेगा, मेरे से तो पर्सनली नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो वंश है, ठीक है, इसमें बीच बीच में से शासक ले लिए गए हैं। और ये जो वर्मन वंश है, यशो वर्मा, धंग, सॉरी चंदेल वंश की बात हो रही है यहाँ पे, तो चंदेल वंश में बहुत सारे शासक हैं, काफ़ी सारे शासक हुए हैं। तो उन शासकों में से सभी का वर्णन जो है बहुत सारी किताबों में देखने को नहीं मिलता आपको। बिल्कुल जो इनका वंशक्रम है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं मिलेगा, हर किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, आप जैसे गूगल पे, विकीपीडिया पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे शायद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें से बीच बीच में से शासक ले दिए, क्योंकि 15-20 शासक हैं, उसमें से यशो वर्मा कहीं से उठा लिया, धंग कहीं से उठा लिया, विद्याधर, कीर्ति वर्मा। धंग से जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हर शासक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बीच बीच में से ये दे दिया उनकी शासनावधि, इसको बताओ कि इनका कालक्रम लगो, तो ये मेरे हिसाब से बाउंसर क्वेश्चन है और हर व्यक्ति इसको नहीं बना पाएगा। तो शासकों का कालक्रम आप देख लीजिए। यशो वर्मा 930 से 985 ईस्वी, धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी और कीर्ति वर्मन 1060 से 1100 ईस्वी तक। और मैं इस तरह के क्वेश्चंस पर बिल्कुल भी ध्यान पर्सनली तो नहीं देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा चंदेल वंश के शासकों के बारे में बात हो रही, तो चंदेल वंश से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। चंदेल वंश जो है ये मूलतः गौंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था। मतलब मूलतः जो चंदेल राजा थे वो गौंड जनजाति से रिलेटेड थे, इनका जो मूल था वो गौंड जनजाति था और राजपूत वंश था। संस्थापक था इसका नन्नुक। चंदेल वंश की स्थापना से पहले ये जो चंदेल होते थे, मतलब चंदेलों के जो पूर्वज हुआ करते थे, ये कौन थे, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे पहले। फिर इन्होंने नन्नुक, इन्हीं सामंतों में से एक सामंत नन्नुक था और इसने अपने एक सेपरेट वंश की स्थापना कर दी, जिसको आगे चल करके चंदेल वंश के नाम से जाना गया। खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में आता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में आदि वाराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज के द्वारा आदि वाराह की उपाधि धारण की गई थी। ये वैष्णव उपासक था और आदि वाराह जो अवतार है ये विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है और ये खुद वैष्णव उपासक था, तो इसी वजह से इन्होंने आदि वाराह की उपाधि धारण कर ली। और इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और यहाँ पे भी आरओ में भी देखने को मिलता है कि किस अरब यात्री ने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था, तो वो सुलेमान ने इसको कहा था, ठीक है, याद रखेंगे।
इसके बाद में आता है पुरातात्विक स्थल और उनके खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। हस्तिनापुर, बीबी लाल के द्वारा। तक्षशिला, जॉन मार्शल। कौसाम्बी, एन जी मजूमदार। ठीक है, और खोज का मतलब ये नहीं कि ये विलुप्त हो चुके थे, मतलब आज की जनरेशन के लिए, जो हमारा मॉडर्न इंडिया में बात करते हैं, तो उस जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं ये स्थान खोए हुए थे। प्राचीन काल में जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो इन स्थानों का अपना एक बड़ा विशेष महत्व हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न इंडिया में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, इन पर ध्यान नहीं दिया गया, विलुप्त हो गई। तो उनकी खोज जो है उस तरीके से इन लोगों ने करी थी। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर, याद रखेंगे। जन्म इनका वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पे हुआ था। माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो थी ये लक्ष्मीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया। 42 वर्ष की आयु में, यानी 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, इसके बाद में राजा और उनसे जुड़े हुए वंशों से सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। डेमेट्रियस किस वंश का शासक था? ये हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन ये शक शासक था। गोंदोफर्नीस ये पल्लव शासक था। और विम कडफिशस ये कुषाण वंश का शासक था। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। कारण क्या है कि सातवाहन राजाओं ने अपना जो लिटरेचर था उसकी रचना के लिए संस्कृत के साथ साथ अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया था। इसी वजह से जो लोक भाषाएं थी संस्कृत के साथ साथ में वो भी फली फूली, उनका भी विकास हुआ। दोनों के दोनों कथन जो है सही है। कारण उसकी सही रूप से व्याख्या कर रहा है। सातवाहनों की राजभाषा भी याद रखेंगे, प्राकृत जो है सातवाहनों की राजभाषा हुआ करती थी। गुप्तों की जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। गुप्तों के चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? उनको रूपक कहा जाता था। मौर्य काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? इनको निष्क या सुवर्ण। और चांदी के सिक्के, मौर्य काल की बात हो रही है, चांदी के सिक्के मौर्य काल में कारशापण या धरण के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा जो मौर्य काल में तांबे के सिक्के चलते थे उनको सर बोलते थे माशक। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन यानी स्टोन एज के लोगों ने नूतन भूतल काल टर्मिनल प्लीस्टोसिन पीरियड में के अंत में गंगा घाटी में जो है प्रवजन किया था। गंगा घाटी में क्या किया था? प्रवजन किया था। प्रवजन का मतलब माइग्रेशन किया था इन्होंने। तो कारण दे रखा है कि जलवायु परिवर्तन हुआ और इसी के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ। इस वजह से जो पाषाण युग के स्टोन एज के लोग थे वो जो है नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी की ओर माइग्रेट कर गए। तो दोनों ही चीज़ें जो सही हैं, कथन और कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। तीर्थंकरों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने सारे तीर्थंकरों के नाम लिख दिए हैं, सारे याद करने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और सबसे पहले थे इसमें आदिनाथ, जिनको ऋषभनाथ कहा जाता है। कहीं कहीं पर इनका नाम ऋषभदेव भी देखने को मिलता है। दूसरे अजीतनाथ थे। तीसरे संभवनाथ थे। तो स्टार्टिंग के 3 याद रखेंगे, पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और अंत के जो 3-4 नाम हैं वो आप याद रखेंगे। इसके साथ में मल्लीनाथ से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो ये 4-5 नाम हैं वो आप देख लीजिएगा। आदिनाथ, ऋषभनाथ एक ही नाम है। इनके प्रतीकों से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभनाथ, उनका प्रतीक क्या था, उनके जन्म का प्रतीक क्या था? तो सांड या बैल से इनको जो है सिंबलाइज किया जाता है। अजीतनाथ का प्रतीक हाथी था। संभवनाथ का प्रतीक घोड़ा था। ये पहला, दूसरा, तीसरा। और लास्ट में आपको पता है कि देखिए, वैसे जैन धर्म की जो नींव थी वो आदिनाथ ऋषभनाथ ने डाल दी थी, लेकिन इसका जो एक तरह से कह सकते हैं जो पॉपुलर जो लोगों के बीच में हुआ था वो महावीर स्वामी के समय में हुआ और इसी वजह से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले तीर्थंकर यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 22वें नेमिनाथ थे। नेमिनाथ का प्रतीक है शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो है सिंह। ये आप याद रखेंगे। महाजनपद, जो महाजनपद हैं इनकी राजधानी से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर करके आयोग पूछता है। ठीक है, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी आता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, याद रखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। तो महाजनपदों की राजधानी जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, इसको राजगृह भी कहा जाता था। वज्जी, इसकी विदेह और मिथिला 2 राजधानी थी। इसमें 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक तो जैसे वज्जी हो गया,
ठीक है। वज्जी की राजधानी दो थी, विदेह और मिथिला। इसी तरीके से पांचाल वाले की आप देखेंगे तो पांचाल वाले महाजनपद की राजधानी भी दो थी, एक इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, एक इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। तो पांचाल को दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इसी तरीके से अवंती, इसकी भी दो राजधानियां थीं, ठीक है। अवंती की दो राजधानियां उज्जैनी और माहिष्मती। तो उत्तरी उज्जैन जो था उसकी राजधानी उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है, और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी आपका माहिष्मती थी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से मल्ल जो आपका महाजनपद था उसकी राजधानी कुशीनारा, कुशीनगर भी इसको कहा जाता है, पावा भी इसको कहा जाता है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल मैंने आपको बता ही दिया, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा, अश्मक इसकी राजधानी पोतन, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी मैंने बता दिया आपको राजपुर और हाटक, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, राजपुर हाटक एक ही बात है। अवंती की राजधानी दो थी। इसके बाद में किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो वो चालुक्य राजा कुमारपाल थे। किस शासक ने सिंहल द्वीप, ठीक है, यानी श्रीलंका के बारे में बात हो रही है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजे थे। विदेशी यात्री उनके भारत भ्रमण का जो समय है ये 2021 के क्वेश्चन है, लास्ट में आप जो देख रहे हैं ये पहला ही क्वेश्चन था एंशिएंट इंडिया का जो 2021 का पेपर हुआ था कि फायान कब आया था, वेनसांग कब आया था, इत्सिंग कब आया, अल मसूदी कब आया। फायान आया आपका 399, वो 414 ईस्वी की मध्यकालीन जो मध्य में इसका जो है समय काल रहा भारत में भ्रमण का। वेनसांग 629 से 645 के बीच में। इत्सिंग 671-72 से 693-94, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी के आसपास भारत में रहा था। किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? बाउंसर क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ठीक है। किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ये मेरे हिसाब से मेरे लिए बाउंसर क्वेश्चन है। चार नाम दे रखे हैं, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। अब ये नाम भी आपने नहीं सुना होगा। अब आपको कैसे पता कि इसको जनता के द्वारा चुना गया था या डायरेक्ट इसका वंशानुक्रम के आधार पर राज्याभिषेक हो गया था? तो ये सारी चीज़ें जो है दो चार प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं हमारी पहुँच से बाहर होते हैं, सीधे बाउंसर। तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नटराज, नटराज जो कि नृत्य के भगवान, मतलब नृत्य के भगवान के रूप में भगवान शंकर को दिखाया जाता है, तो नटराज की जो मूर्ति है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। नृत्य करते हुए चार हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है ये प्रतिमा। आपको पता है कि जब नटराज की मूर्ति आप देखते हैं तो एक नृत्य मुद्रा में भगवान शिव को दिखाया जाता है, उनके चार हाथ जो है इस मूर्ति में दिखाए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आपको पता होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चीज़ है ये बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगी कि उन्होंने अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहना है और बाएं हाथ कान में एक महिला का कुंडल पहना है। तो ये जो है स्टेटमेंट के रूप में आया था, इसमें 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस तरीके से इनके इस रूप को अर्धनारीश्वर का जो है नाम दे दिया जाता है। नटराज की जो मूर्ति है ये किस काल की मूर्ति है ये भी आप याद रखेंगे, ये चोलकालीन मूर्ति है। जैन तीर्थंकर और उनसे संबंधित स्थलों के सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ऋषभनाथ किस स्थल से संबंधित थे? अयोध्या, पद्म प्रभु, पभोषा, सुविधानाथ, काकंदी और संभवनाथ जो हैं ये श्रावस्ती से जुड़े हुए थे। महापाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व व्यवस्थीकृत करना है, तो सबसे जो चार स्थान दे रखे थे ये इजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाता तो ये आसान से हो सकता था, अगर आपको मैप का ज्ञान है थोड़ा सा, ठीक है। तो महदहा जो है ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे पश्चिमी था इन चारों स्थानों में। इसके पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तो लेखिया जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है, इसके बाद में पैसरा बिहार और फिर वीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों के वर्णन का इसमें जो है उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है मंदसौर प्रशस्ति में। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि वत्स भट्टी ने। कवि वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी। इस अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ रेशम का काम करने वाले लोगों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी करवाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम ने ही गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी करवाए थे। तो ये जो क्वेश्चन हो गए ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 2001 से लेकर के 2021 तक यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से
करा दिए हैं। इसमें से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है जो कि पेपर में रिपीटेशन जिनका देखने को मिला था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा इन पर ध्यान देंगे, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा गंभीरता के साथ में इनको देखेंगे, समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से डायरेक्ट ही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले पिछले वर्षों में पूछा गया है वो ऐसे ही कैसे उठा करके आयोग चाप देगा पेपर में, तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि चाहे जैसे मैं इतिहास के संबंध में बात करूं तो प्राचीन इतिहास के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है सर, ठीक है। आप प्रागैतिहासिक काल की तरफ न जाएं, बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर न दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़नी है। और वैदिक काल से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, जैसे आपने देखा ऋग्वेद या वेदों से जुड़े हुए, ठीक है ना, उपनिषदों से जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। गुप्त काल, मौर्य काल यहाँ से, और गुप्त काल मौर्य काल में भी ये नहीं कि आप में से अगर कई साथी ये बोलेंगे कि आप तो पूरा का पूरा बता दे रहे हैं कि वही 7-8 मुख्य चैप्टर हैं एंशिएंट इंडिया में और वो सारे के सारे पढ़ने। आपको चैप्टर में से ये भी देखना है कि चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे संगम एज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। आप अगर वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य था उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पूछता है, लिटरेचर पूछता है। ऐसे ही मौर्य काल में और गुप्त काल में देखेंगे तो मौर्य काल में और गुप्त काल में जो उसका कल्चर था, या मौर्य काल गुप्त काल के सिक्के वगैरह किस तरीके के चलाए जाते थे, या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें किस व्यक्ति को, जैसे जो डिपार्टमेंट बटे हुए होते थे उन डिपार्टमेंटों का जो मालिक होता था, मुखिया होता था, हेड होता था, उसको क्या कहा जाता था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़्यादातर रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। और विशेष रूप से साहित्य पर अगर जैसे प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो जरा लिटरेचर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। प्राचीन भारत में जो ग्रंथ लिखे गए, जो कृतियों की रचना हुई, उसको थोड़ा सा विशेष रूप से देख लीजिएगा। और यहाँ से अगर थोड़ा सा देख लेंगे आप, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं सर इसी के लिए होते हैं कि इससे हमें आइडिया लगता है कि प्रश्न दरअसल पूछे कहाँ से जा रहे हैं, आयोग का मनपसंद जो टॉपिक है, उनका जो कोर सेक्टर है वो क्या है। तो इसी का एक आइडिया मिलता है हमको जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अभी अब तक आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली, एनवायरनमेंट इकोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की वीडियो जरूर देखना, वो आपने देखी नहीं है लेकिन उसको जरूर देखना, उसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनवायरनमेंट इकोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लिया, एनवायरनमेंट इकोलॉजी कर लिया, एंशिएंट इंडिया आज हमने समाप्त कर दिया। मेडिवल हिस्ट्री मैंने तैयार कर रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स में टर्मिनोलॉजी आती है, शब्दावली वोकैब से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, है ना, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने निकाल दिए हैं, जितने भी 2001 से 2021 तक पूछे गए प्री मेंस में वो सारे के सारे निकाल रखे हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मैक्सिमम 7 से 8 दिन का ये खेल है। इस खेल को ख़त्म करने के बाद में फिर एक नया खेल चालू करेंगे और वो ये होगा कि 40-50 टॉपिक जो मैंने बताए थे उनको हम युद्ध स्तर पर यहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। तो वो एक क्लास की तरह आपको लगेगा, जैसे हमने महाद्वीप उठाए, ठीक है, जैसे हमने एशिया कॉन्टिनेंट लिया तो एशिया कॉन्टिनेंट को हम पढ़ रहे हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नदियाँ उठाई, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से विश्व की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो नदियों को नदियाँ हम ख़त्म करेंगे, ऐसे पठार ख़त्म करेंगे, पर्वत ख़त्म करेंगे, झीलें ख़त्म करेंगे, है ना। जैसे अगर हिस्ट्री में हम अलग से जो है ये टॉपिक जो हमें हिस्ट्री में नहीं, आपको हिस्ट्री में जो है मैं आपको अलग से बता दूंगा कि बुक में से आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के टॉपिक उसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में हम जो है अलग से टॉपिक नहीं करेंगे। कुछ जो विशेष रूप से 2-4 ऐसे टॉपिक हैं, खास करके जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो उस पर हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी का जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पंचवर्षीय योजना हो गई, समितियाँ हो गई, आयोग हो गए, ठीक है, या मुद्रा और जो आपका जो बैंकिंग वाला जो चैप्टर है, बैंकिंग और मुद्रा वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम यहाँ से बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। आप जो है अपनी तैयारी को अपने स्तर से और बेहतर करते रहिएगा। यहाँ से जितनी भी सपोर्ट हो सकेगी, जितना भी सहयोग हो सकेगा वो मैं आपको यहाँ से करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए सर इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।